युद्ध लड़ने की एक टेक्निक कुंफू जिसमें महारत हासिल करने वालों को कहा जाता है। शॉलिन मोंक एक ऐसा इंसान जिसके पास इतनी ताकत होती है कि दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स भी उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मार दे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा जीता जागता इंसान जो 1000 लोगों के बराबर ताकत रखता है, जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हराने में नाकामयाब रहती है। एक ऐसा इंसान जिसका शरीर भले ही इंसान जैसा दिखता हो, लेकिन वह बिल्कुल किसी पत्थर के जैसे होता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इसी सबसे खतरनाक योद्धा के बारे में बताएंगे कि कैसे भारत के एक शख्स ने पूरी दुनिया में कुंफू और मार्शल आर्ट्स जैसे टेक्निक को फैलाया। लेकिन अफसोस, आज भारत के ही लोग ये सोचते हैं कि कुंफू तकनीक चीन और जापान जैसे देशों ने विकसित की है। और हम ये भी बताएंगे कि शॉलिन मोंक कितने खतरनाक ट्रेनिंग से जूझने के बाद दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा बनकर तैयार होता है। आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना जरूर। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि कुंफू हो, मार्शल आर्ट्स हो, कराटे हो या इस तरह के कोई भी तकनीक शुरू कहाँ से हुआ। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने कभी भी उन लोगों के इतिहास को नहीं संभाला जो वास्तव में भारत के किसी हीरो से कम नहीं थे। उन्हीं गुमनाम हीरो में से एक थे बोधिधर्मन, जिन्होंने पूरे दुनिया को कुंफू और मार्शल आर्ट्स जैसे टेक्निक सिखाई और बताया कि शॉलिन मोंक कैसे तैयार होता है। ऐसा शख्स जिन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया। लेकिन अफसोस कि भारत के ही लोग उन्हें भूल गए। आज भी बोधिधर्मन नाम के उन्हीं शख्स की चीन और जापान जैसे देशों में पूजा की जाती है। चीन के शॉलिन टेम्पल को मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह माना जाता है और यहाँ दुनिया भर से लोग भी आते हैं। आज के समय में लोग समझते हैं कि मार्शल आर्ट्स चीन और जापान जैसे देशों ने ईजाद किया है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस शख्स ने मार्शल आर्ट्स को जन्म दिया वो है बोधिधर्मन। दोस्तों, आपको बता दें कि बोधिधर्मन जन्म से ही साधु नहीं थे और नहीं वे किसी बौद्ध साधु के वंशज थे। असल जिंदगी में तो बोधिधर्मन अमीर राजकुमार थे और कहा जाता है कि बोधिधर्मन दक्षिण भारत के पल्लव राजवंश में जन्मे थे। उनके पिता कांचीपुरम के राजा थे और बचपन से ही बोधिधर्मन के पास असीमित दौलत थी और उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ऐशो आराम के साथ वे अपना पूरा जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें बौद्ध साधुओं का सरल जीवन और आंतरिक शक्ति ढूंढने का प्रयास अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कम उम्र में ही राजपाट त्याग कर बौद्ध साधु बनने का निश्चय किया। महज 22 साल के उम्र में ही उन्होंने आयुर्वेद, सम्मोहन, मार्शल आर्ट्स और पंच तत्वों को काबू में करने की विद्या हासिल कर ली। उन्होंने दिव्य शक्तियों को भी हासिल कर लिया और जब उन्होंने मोक्ष की पहली अवस्था को प्राप्त किया तब इनके गुरु ने इन्हें सत्य और ध्यान के प्रचार प्रसार में चीन के तरफ भेज दिया। कई सालों के कठिन परिश्रम के बाद बोधिधर्मन चीन के ननहीन गांव पहुंचे। इस गांव में एक ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी की गई कि गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसी बीच बोधिधर्मन उस गांव में पहुंच गए। गांव वालों को लगा कि यही वो शख्स है जो इस गांव में संकट लाने वाला है, इसलिए गांव वालों ने बोधिधर्मन को गांव से बाहर निकाल दिया। कुछ ही समय बाद उस गांव में भयंकर महामारी आ गई, जिसके वजह से गांव में कई लोग मरने लगे। गांव के लोगों को डर लगने लगा कि कहीं ये बीमारी और न बढ़ जाए, इसलिए जो भी बीमार आदमी था उसे गांव से बाहर कर दिया गया। लेकिन क्योंकि बोधिधर्मन आयुर्वेद को भी बहुत अच्छे से जानते थे, उन्होंने गांव से बाहर निकाले गए सभी बीमार लोगों का इलाज करके उन्हें स्वस्थ कर दिया। जब गांव के लोगों को पता चला कि वह व्यक्ति संकट नहीं बल्कि विधाता के रूप में सामने आया है, तब उन्हें गांव में शरण दी गई। बोधिधर्मन ने गांव के समझदार लोगों को जड़ी बूटी कूटने और पीसने में लगा दिया और इस तरह उन्होंने पूरे गांव को झट से सुविधा उपलब्ध कराकर महामारी से बचा लिए। ये संकट खत्म होते ही गांव पर कुछ हैवान और लुटेरों का आक्रमण हो गया। ये लोग गांव के लोगों को मारने लगे और लूटपाट करने लगे। पूरे गांव में कत्लेआम होने लगा था। गांव वालों को लगता था कि बोधिधर्मन सिर्फ चिकित्सा के बारे में जानते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस शख्स के अंदर कितनी असीमित ताकत मौजूद है। बोधिधर्मन ने मार्शल आर्ट्स और सम्मोहन के बल पर अकेले ही हथियार बंद लुटेरों को हरा दिया और उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया।
उस गांव में बौद्ध धर्म को अकेले ही लुटेरों से लड़ता देख चौंक गए। चीन के लोगों ने लड़ने की ऐसी कला आज तक नहीं देखी थी और इसी कारण बौद्ध धर्म का सम्मान और भी बढ़ गया। इसके बाद से लोग बौद्ध धर्म के द्वारा उस कला को सीखे और पूरे चीन और जापान में फैला दिए। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि दुनिया के सबसे खतरनाक योद्धा शॉलिन मोंक की ट्रेनिंग कैसे की जाती है, आखिर कैसे तैयार होता है दुनिया का सबसे शातिर और खतरनाक योद्धा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि शॉलिन मोंक को महज 3 या 4 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग देनी शुरू कर दिया जाता है। इतनी छोटी सी उम्र में उन बच्चों को दुख दर्द पीड़ा हर एक चीज का अनुभव कराया जाता है ताकि ये बड़े होकर इन चीजों का सामना बड़े ही आसानी से कर सके। बचपन से ही इनके शरीर को बहुत लचीला बना दिया जाता है, जैसे कि टांगों को अपने सर तक लाना, पैरों पर इनके शरीर को पूरी तरह से मोड़ दिया जाता है, दोनों पैरों को पीछे से मोड़कर पेट पर लटका दिया जाता है। अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पोजीशन में आकर शरीर को कितना ज्यादा दर्द महसूस होगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस हालत में ही बच्चों को कई मिनट तक लटके रहना पड़ता है। दोस्तों, शॉलिन मोंक एक ऐसा शख्स होता है जिसके शरीर का कोई भी अंग ऐसा नहीं होता जिसके अंदर असीमित ताकत ना मौजूद हो। यही वजह है कि शॉलिन मोंक अपने प्राइवेट पार्ट तक को नहीं छोड़ते। आपको ये जानकर हैरानी होगा कि शॉलिन मोंक अपने प्राइवेट पार्ट को भी इतना मजबूत बना लेते हैं कि अगर उनके प्राइवेट पार्ट पर बड़े से बड़ा ठोस पत्थर या मजबूत से मजबूत लाठी मारी जाए तब भी प्राइवेट पार्ट पर थोड़ा सा भी असर नहीं होता। मोंक अपने प्राइवेट पार्ट को मजबूत करने के लिए शुरू में अपने प्राइवेट पार्ट पर हल्की हल्की चोट करना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद ज्यादा जोर से प्राइवेट पार्ट पर मारने का अभ्यास करते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनका प्राइवेट पार्ट मजबूत हो चुका है और उसके बाद मोंक अपने प्राइवेट पार्ट को पत्थर जैसा बनाने के लिए लकड़ी के लट्ठर को अपने प्राइवेट पार्ट से टकरा देते हैं। शॉलिन मोंक को ट्रेनिंग के वक्त सिर्फ एक ही बात अपने दिमाग में रखनी होती है कि उनके शरीर का एक छोटे से छोटा अंग भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कमजोर हो जाए। वजह है कि शॉलिन मोंक अपने शरीर के हर एक मसल को स्ट्रांग करने के लिए शरीर के हर हिस्से पर लाठियों से चोट पहुंचाते हैं। उनके शरीर पर लाठियों से इतना चोट पहुंचाया जाता है कि उनको दर्द महसूस होना बंद हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगा कि शॉलिन मोंक अपनी उंगली जैसे नाजुक अंगों को भी इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो अपनी उंगली के मदद से मजबूत पेड़ के शाखाओं में भी छेद कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति शॉलिन मोंक के गले के ऊपर भी डंडे से प्रहार कर दे तो उन्हें कोई दर्द नहीं होता। दोस्तों, एक शॉलिन मोंक को जो सबसे जरूरी चीज सिखाई जाती है वो होता है ध्यान करने की क्षमता। ये तो आपने महसूस किया होगा कि जब भी आपके सामने कोई कठिन समय आता है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाते हैं। और अगर कोई इंसान अपने दिमाग को काबू ना कर पाए तो उस इंसान के अंदर चाहे कितनी भी ज्यादा ताकत क्यों ना हो, वो शख्स कभी जीत नहीं सकता। एक शॉलिन मोंक अपने दिमाग को काबू में रखने के लिए तरह तरह के ध्यान करने के तरीकों को अपनाते हैं ताकि वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी खुद को शांत रख पाए, चाहे जितना भी डर क्यों ना हो अपने दिमाग को काबू में रख सकते हैं। खैर, ये तो बात हो गई शॉलिन मोंक के अंदरूनी ताकत की, लेकिन ये बात तो आज सभी जानते हैं कि लड़ाई शरीर के अंदरूनी ताकत से ज्यादा हथियारों की ताकत से लड़ा जाता है। ये वजह है कि वे शॉलिन मोंक को हथियारों की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हालांकि उनके हथियार बंदूक गोली बारूद जैसे चीजें नहीं होती, लेकिन शॉलिन मोंक जिन हथियारों का इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं हथियारों की मदद से सैकड़ों बंदूकधारी लोगों का भी सामना कर सकते हैं। और इस तरह से बनता है एक ऐसा योद्धा जिसे दुनिया का कोई भी शख्स हरा नहीं पाता। दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर हो या दुनिया का सबसे बड़ा मुक्केबाज या फिर कोई ऐसा शख्स जो अपने आप को शक्तिशाली समझता हो, वो शॉलिन मोंक का सामना नहीं कर सकता।